हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपको बहुत आगे तक काम आएगा, ये भी क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो हम समझ लेते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन को समझने में, मतलब लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी डाउट होता है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपको उस वीडियो से लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये एक नया टॉपिक है जो कि बेस्ड है लीनियर इक्वेशंस पे। इसको समझने के लिए आपको ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टॉपिक का नाम ही आप समझ सकते हो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस आपको ऑलरेडी जानते हो आप, लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है। और यहां पे क्या लिखा है, इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हमारे पास इस बार 2 वेरिएबल्स होंगे। हमारे पास एक वेरिएबल नहीं होगा, हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे। और साइमल्टेनियस मतलब ये आपको एक साथ मिलेंगी, एक साथ 2 लीनियर इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। तो ये हो गई हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, वहां पे वेरिएबल की पावर 1 होती है। इक्वेशंस में आपको बता चुका हूं इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। और यहां पे 2 वेरिएबल्स होते हैं और साइमल्टेनियस इक्वेशन से मतलब 2 इक्वेशंस आपको एक साथ मिलेंगी। तो उनको आपको सॉल्व करना है या आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूं। तो यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, x और y। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो x और y ही हो, yz हो सकता है, pq हो सकता है। तो मान लेते हैं हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। 2 इक्वेशंस हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आपके पास a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, या सिंपली आप इसको कह सकते हो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये क्या है, एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का इन 2 वेरिएबल्स, या आप इसको कह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। बहुत सिंपल सी चीज है। तो आई होप कि आपको पहले टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें, हमको ये समझना है कि इन लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपके पास है ग्राफिकल मेथड। याद रखिए, सबसे पहला आपके पास है ग्राफिकल मेथड। फिर इसके बाद आपके पास आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। देन आपके पास आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा आपके पास सब्स्टिट्यूशन, और चौथा है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 मेथड हमको समझने हैं। तो ये चारों मेथड्स आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और कोशिश करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करने की। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफिकल मेथड होता क्या है। तो ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड आपको ग्राफ में समझना पड़ेगा, बट कॉन्सेप्ट है क्या ग्राफिकल मेथड का। तो देखिए, यहां पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं, यहां पे 2 वेरिएबल होते हैं। कभी भी लीनियर इक्वेशंस अगर होती हैं 2 वेरिएबल्स में, तो ये हमारे पास ये जो सिस्टम होता है ये 3 तरीके का होता है। ध्यान रखिए, 3 तरीके का सिस्टम हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम हो सकता है विच हैज नो सॉल्यूशन, अगर उसमें कोई भी सॉल्यूशन ना हो। दूसरा होगा अगर इसके कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और तीसरा होता है अगर सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको 2 वेरिएबल्स सॉल्व करने, मींस 2 वेरिएबल के लिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ऑब्वियसली आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का होना जरूरी है, 2 लीनियर इक्वेशंस का होना जरूरी है। अगर एक लीनियर इक्वेशन होगी और उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे तो आप दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो। तो ये तो कॉमन सी चीज है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में कि आपके पास जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, मान लेते हैं आपके पास 2 अलग अलग वेजिटेबल्स हैं और उसको आप बैलेंस में करते हो। तो एक तरफ आपके पास 2 kg है, दूसरी तरफ 2 अलग अलग वेजिटेबल्स हैं। तो आप क्या बता सकते हो कि उन दोनों का वेट अलग अलग कितना होगा? ऑब्वियसली नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पे सेम वही चीज है कि एक इक्वेशन से हम कभी भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए। बट 2 इक्वेशंस आपके पास हैं, इसका मतलब ये गारंटी नहीं देगा इस चीज की कि दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, इन 2 इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, मींस जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपको मिल ही जाए।
हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। तो ऐसे में आपके पास तीन तरीके की लीनियर इक्वेशंस होती हैं, एक जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब आप एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, और तीसरा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब इस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। कौन सी वैल्यू? वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर एक्स और वाई मतलब दोनों वेरिएबल की केवल एक एक ही वैल्यू मिलती है तो उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक्स और वाई की एक से ज्यादा वैल्यूज मिलते हैं, बहुत सारी वैल्यूज मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलती है, दैट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। तो हमको केवल इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा कि इसके एक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है? तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। अगर याद रखिए, अगर a1 by a2 ये लीनियर इक्वेशन है तो इस फॉर्म में रखिए उसको, a1x plus b1y plus c equal to 0, और उसी तरीके से a2x plus b2y plus c2 equal to 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ पे क्या होंगे? कोई कांस्टेंट होंगे, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जगह 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा होगा ऑब्वियसली। तो a1 by a2 अगर इक्वल नहीं है b1 by b2 के, तो तब इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। तब इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, अगर a1 by a2 किसके इक्वल होता है? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, देन इट हैज नो सॉल्यूशन। फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बट इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, देन इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये आप इन इक्वेशंस को देख के ही पता चल जाएगा आपको कि किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, किससे? केवल इक्वेशन देख के आपको पता चल जाएगा। तो कंडीशन ये है, अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, देन नो सॉल्यूशन। इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये तो आपको सिर्फ इक्वेशन देख के पता चल जाएगा। ग्राफ होता है दो इक्वेशंस का कभी भी। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान रखिए, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफिकल मेथड की हम बात करते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि आपके पास ग्राफिकल मेथड ही है, तो यहां पे सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश है और ये एक्स डैश है। अब जब हम इक्वेशन बनाते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, सपोज उसका ग्राफ बनाया हमने, उसके लिए एक बनती है लाइन, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्योंकि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो हमेशा एक लाइन बनती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो मान लेते हैं ये किसकी लाइन बनी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन में आप किसी भी पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कहीं पे भी कोई सा भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, और उस पॉइंट पे जो एक्स और वाई की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट करो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कब माना जाएगा? जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो। मान लेते हैं ये दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन की लाइन आपने ऐसे बनाई, कैसे भी बन सकते हो, मैं बस जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये किसकी इक्वेशन है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है, राइट। और इसकी लाइन कुछ इस तरीके से बनी। तो इस लाइन से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? क्या ये लाइन शो करती है? ये लाइन हमको ये बताती है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, कोई सा भी आप पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये रही होगी। तो एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करो, इसमें नहीं, इस इक्वेशन में पुट करो, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमको क्या करना है? हमको दोनों इक्वेशन में जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, ताकि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू मिले मुझे कि जो दोनों इक्वेशन में रखें तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, राइट। ऐसा कब पॉसिबल है? मैंने क्या कहा, ये लाइन का हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स और वाई की उस वैल्यू को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब मुझे अगर एक ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जो इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो, राइट, तो वो क्या करेगी? फिर इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और ऐसा पॉइंट कौन सा होता है? ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है इनका? ये। तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी है। इसका मतलब इस
पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे जो x और y की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी x और y की, उसको इस इक्वेशन में रखोगे, क्योंकि वो इस लाइन पे है तो वो सेटिस्फाई करेगा, और वो इस लाइन पे भी है तो इस इक्वेशन में रखोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमको ऐसे में मिल जाएगा सॉल्यूशन। अब ध्यान रखिए, सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि आपको पता है अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही बार इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब आपको यूनिक सॉल्यूशन किस केस में मिलेगा? अगर आप ग्राफ देखोगे तो जब आपके पास कैसी लाइन हो? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान रखिए, आपकी लाइन कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए दोनों इक्वेशन की। तो ध्यान रखिए, या तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं हो, या फिर अगर ग्राफ दिया हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है तो अब इसलिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी x और y की जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। इस इक्वेशन को बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, ऐसी केवल एक ही वैल्यू होगी, और वो कौन सी होगी? जो इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूं। मान लेते हैं जो सपोज a1 फर्स्ट जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की लाइन ऐसे बनी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसकी लाइन ऐसे बनी। दोनों क्या है? दोनों लाइंस कैसे बन रही है? पैरेलल बन रही है। क्या पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं। जब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है तो इसका मतलब इन दोनों लाइंस में कोई भी पॉइंट आपको कॉमन नहीं मिल सकता है, मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब x और y की आपको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल सकती है जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे। व्हाट डज इट मीन? ये कहना चाह रहा है कि ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो आपको क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। अगर दो लाइन पैरेलल जा रही हैं तो दैट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, राइट? पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा, मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 की जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरीके से बनी, और दूसरी जो लाइन बनी a2x प्लस b2y प्लस c2 की, उसकी भी ऐसी बनी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। उसकी लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है, ऐसी बनी। दोनों लाइंस के सेम, एक के ऊपर एक आ रही हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट्स जो हैं वो दोनों लाइन में कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों लाइंस पे सारे पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेंगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे आपको? जब एक लाइन दूसरे के ऊपर होगी। दैट इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो। सो दीज आर नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस। तो दो कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वो दोनों क्या करेंगी? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप कैसे पता कर सकते हो ग्राफ से। अगर ग्राफ में दो अलग अलग इक्वेशंस की लाइन दी हुई है, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसका सॉल्यूशन कौन सा होगा? जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो x और y की वैल्यू होगी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कैसे होगा ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई? नो सॉल्यूशन की कंडीशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब आएगी? जब पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस होंगी तो आपको मैंने बताया क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो x और y की कोई भी कॉमन वैल्यूज दोनों इक्वेशंस में नहीं हो सकती है। तो हमको तो कॉमन वैल्यू ही चाहिए थी, तो इसका मतलब कॉमन वैल्यूज नहीं मिल सकती है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरा मैंने क्या बोला था? अगर कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन दूसरे के ऊपर है तो उसमें तो सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, और सारे पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, x और y की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। और अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, a1/a2 कैलकुलेट कीजिए, b1/b2 कैलकुलेट कीजिए, c1/c2 कैलकुलेट कीजिए। तो अगर ऐसा है, अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन है। तब c1/c2 आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे कि यहाँ पे c1/c2 क्यों लिखा नहीं है हमने। तो यहाँ पे c1/c2 लिखने की हमको जरूरत ही नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है तो c1/c2 से फिर हमको कोई लेना देना नहीं है। c1/c2 हम कब चेक करेंगे? जब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर c1/c2 भी इक्वल आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और अगर c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा है इसके तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। तो इतना ध्यान रखिए कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो फिर आपको c1/c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसका ऑलरेडी यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू
5 और दूसरा इक्वेशन आपके पास 2x प्लस y इक्वल टू 4। तो सपोज ये इक्वेशन है, तो a1 क्या हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इस फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे y है, तो ये आप माइनस 5 को उधर लेके गए और 4 को आप उधर लेके गए, माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, देखो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2। b1 बाई b2 देखिए, b1 बाई b2 कितना हो रहा है, इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका है 1, तो 2 बाई 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उस यूनिक सॉल्यूशन को आप इस 4 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे, दोनों की इक्वेशन आप बनाओगे, दोनों की लाइंस आप बनाओगे और उससे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। दूसरा केस क्या होता है, जब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, राइट, और 6x प्लस 9y इक्वल टू 15। तो इसको अगर 5 को उधर लेके जाएंगे तो एक हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इस तरीके की क्वेश्चन बन जाएगी। तो देखिए a1 बाई a2 कितना आ रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू आ रहा है आपके पास 2 बाई 6 और ये कितना हो गया 2 बाई 6 इक्वल टू 1 बाई 3। उसी तरीके से आप b1 बाई b2 कैलकुलेट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 3 बाई 9, तो ये भी कितना आ रहा है 1 बाई 3। और अब आप कैलकुलेट करोगे c1 बाई c2 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 15। देखो a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल आए तो तब c1 बाई c2 कैलकुलेट करोगे, अब तो माइनस माइनस कैंसिल 1 बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और द थर्ड थिंग दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का भी एक केस देख लेते हैं, तो मैं इसी में बता देता हूं। यहाँ पे मान लेते हैं 15 की जगह पे 10 हो जाता अगर तो यहाँ पे क्या हो जाता, c1 बाई c2 इक्वल टू a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाता है c1 बाई c2 इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 10 दैट इज 5 बाई 10 दैट इज 1 बाई 2। तो ये 1 बाई 2 जो है 1 बाई 3 के इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों 1 बाई 3 आ रहे हैं, लेकिन c1 बाई c2 1 बाई 2 आ रहा है, तो इस वजह से इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप कैसे पता कर सकते हो कि इसका कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है मतलब एक ही सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या एक भी नहीं है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड में भी मैंने आपको बता दिया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे दोनों के। तो क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, राइट। या तो आपको पूछा जाएगा कि दोनों ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी हैं कि दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो आप बता सकते हो कि अगर ऐसे आपको जो इंटरसेक्ट लाइंस देखने को मिल गई तो उसका नो सॉल्यूशन होगा, और अगर आपको कोइंसिडेंट लाइन देखने को मिल गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। ये उल्टा भी हो सकता है कि आपको बोल दिया गया है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो आप बताइए कि यूनिक मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी, तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ग्राफिकल मेथड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको डिटेल में जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे किसी भी इक्वेशन का। वैसे तो आप शायद ग्राफ प्लॉट करना जानते होंगे, बट हम डिस्कस करेंगे इसको भी कि कैसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, देखिए बहुत सिंपल मेथड है। ग्राफिकल में तो खैर दो लाइंस आपको प्लॉट करनी है और फिर जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे x और y की वैल्यू चेक कर लो। ग्राफ आपके पास बना रहेगा, ग्राफ जब आप बनाओगे तो x और y की वैल्यू चेक कर लोगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में जिसका नाम ही है एलिमिनेशन, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं एलिमिनेट। दो में से किसी एक वेरिएबल को हम कर देते हैं एलिमिनेट, और इसीलिए इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। उससे फायदा क्या होता है, देखिए आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है इन वन वेरिएबल। आप
क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है इन वन वेरिएबल। अगर आपके पास केवल और केवल एक ही वेरिएबल है तो आप लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यह पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 से। तो वन वेरिएबल में तो आपको आती है लेकिन टू वेरिएबल्स में नहीं आती। तो हमारा काम क्या रहेगा, इन दो इक्वेशंस से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन वो एक इक्वेशन हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल रहे। तो उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं बता देता हूं कि दोनों में हम स्ट्रेटेजी क्या यूज करते हैं ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल बचे। देखिए यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, राइट, लेकिन हमारे पास वेरिएबल या तो केवल x ही रहे या फिर y ही रहे। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको अभी ये इक्वेशन बताई थी, x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस y इक्वल टू 4। तो हम क्या करते हैं एलिमिनेशन में, हम x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में बराबर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो या तो दोनों में x के कोफिशिएंट को बराबर कर दो, 2 कर दो, 1 तो नहीं कर सकते हम, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो या तो y के कोफिशिएंट को दोनों में 2 कर दो। तो हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को 2 कर देते हैं। अब x का कोफिशिएंट 2 कब होगा, जब आप पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। एक चीज का ध्यान रखिए, पूरी इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 थी आपकी, ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, 2x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 5 इंटू 2 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा इससे, देखिए ये क्या था, इक्वेशन 2 क्या थी, 2x प्लस y इक्वल टू 4। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, 2x माइनस 2x तो 0 हो जाएगा, 4y माइनस y क्योंकि प्लस y था यहाँ पे, तो 4y माइनस y ये कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 2। तो देखिए हमने किया क्या, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बहुत सिंपल सा काम किया, हमने दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हटा दिया। और वो कैसे हटाएंगे, हम पहले दोनों इक्वेशंस में x का या फिर y का कोफिशिएंट सेम रखा ताकि जब हम माइनस करें तो ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, मतलब माइनस हो जाए, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए, इसीलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। अब आप सोचोगे y की वैल्यू तो आ गई, x की कैसे निकालें, तो ये बहुत इजी है। x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं y की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2y की जगह पे क्या है यहाँ पे 2, y की वैल्यू पुट कर देना, 2 जो आई थी इक्वल टू 5। तो आपको पता है x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 4, तो आप मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1। तो ये सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो। एक वेरिएबल मिल गया तो उसकी वैल्यू पुट करो, तब तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली टर्म हो गई, तब आप दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो तरीका था एलिमिनेशन का कि हम x वाली टर्म को ही गायब कर देते हैं। और कैसे गायब करते हैं, दोनों में कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, फिर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता है तो हम फिर माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस 2x होता तो हमको फिर प्लस माइनस की जगह हम प्लस भी कर सकते हैं या प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि एलिमिनेट किस तरीके से होगा, प्लस करके एलिमिनेट होगा या माइनस करके एलिमिनेट होगा। और कोफिशिएंट ध्यान रखिए इक्वेट करने हैं, आपको बराबर रखने हैं, चाहे वो साइन चेंज हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं इस मेथड को। दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम किसी वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से हटा के दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए इसी इक्वेशन को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट। कैसे सब्स्टिट्यूट, मेरे पास ये इक्वेशन 1 थी और ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस 2y को मैं इधर भेज दूंगा, राइट। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे और x के इस वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन
1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, 5 - 2y। तो इक्वेशन 2 में देखो एक इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की और उस वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन, सेम इक्वेशन में मत पुट कर देना वरना इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, सेम अदर इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पुट की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए 5 - 2y प्लस y, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इक्वल टू 4। बस x की जगह पे 5 - 2y आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 दैट इज 10 - 4y, यहाँ पे आया प्लस y इक्वल टू 4 को इधर लेके आ जाते हैं तो 10 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, -4y प्लस 3y, तो ये 3y हो जाएगा, -4y प्लस y इक्वल टू 0। तो 10 - 4 आपको पता है दैट इज इक्वल टू 6 और 3y को उधर हम भेज देते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा 3y, 6 इक्वल टू 3y और यू कैन से 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, ये कितना हो गया 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, x इक्वल टू कितना है 5 - 2y, ये आपने बताई थी x की वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 - 2 इंटू y की वैल्यू है 2, दैट इज इक्वल टू 5 - 2 इंटू 2 कितना होता है 4, कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरी इक्वेशन में, मतलब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। अगर आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हो फर्स्ट इक्वेशन से तो y की टर्म्स में लिखोगे, ऐसा नहीं कि आधा वो x की टर्म में आधा y की टर्म में, क्योंकि अगर आप x को x की टर्म्स में लिखोगे तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, तो x को हम क्या करेंगे y की टर्म्स में लिखेंगे, या फिर आप उल्टा भी कर सकते थे कि y को आप x की टर्म्स में भी लिख सकते थे। तो आपको ये देखना है कि कौन सा आपको मेथड इजी पड़ेगा। तो दूसरा आपके पास कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड था कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है ये भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू, देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को क्या करना चाह रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल रहे और वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस को हम तो पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, क्लास 6 से आप सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वही काम किया है। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं। और लास्ट मेथड पे हम चलते हैं। ये दोनों मेथड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ज्यादा। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए आपको दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये काफी इजी मेथड है, बस इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे एक्चुअल में जो कर रहे होते हैं वो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड ही है। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम ये काम कर रहे होते हैं, बट इसका हमारे पास एक बहुत सिंपल तरीका है। तो देखिए बेसिकली हम करते क्या है, पूरा तरीका भी बता देता हूं मैं आपको, और इन दी एंड एक्चुअल में आपको इतना पूरा तरीका यूज नहीं करना है, जो आपको यूज करना है वो भी बता देता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैंने अभी आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था कि आपको x या y को अगर एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें x के कोफिशिएंट को दोनों में सेम बना देंगे। तो यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a2 है, तो इस इक्वेशन को हम a2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें x का कोफिशिएंट a1 a2 हो जाएगा, और इसमें a2 ऑलरेडी है तो a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि a1 a2 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा देखिए a2 b1y माइनस a1 b2y प्लस a2 c1 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। अब देखो वेरिएबल वाली टर्म को हम एक तरफ रखेंगे, तो इन दोनों में से देखिए y को आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से आप y को कॉमन ले लीजिए और इन दोनों को आप इधर भेज दीजिए। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू y इक्वल टू, ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1।
और यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1c2 माइनस a2c1 बाय a2b1 माइनस a1b2। तो ये देखिए कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू है y की, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये y की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो दो तरीके हैं, या तो आप y की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर उसी तरीके से कीजिए, यहाँ पे a2 की जगह किससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे b2 से, और a1 की जगह किससे मल्टीप्लाई कीजिए, b1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, उस केस में इक्वेशन बनेगी, देखिए a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल टू 0। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a1 या a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, आपके पास बचेगा देखिए a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस c1 b2 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0। तो देखिए सेम वही करेंगे, a1 b2 माइनस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a2 b1 इंटू एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर भेज देंगे इसको, तो ये हो जाएगा b1 c2, राइट। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट, जैसे यहाँ पे हुआ था b1 c2 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा c1 b2, ये हो जाएगा माइनस इधर आके। तो अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई हो रखा है तो डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा क्या, a1 b2 माइनस a2 b1, जो मैंने आपको बता रहा था कि इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करोगे, बिल्कुल नहीं, आपको देखिए क्या करना, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट होता क्या है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम रखेंगे, देखिए x यहां पे लिखेंगे y और यहां पे लिखेंगे 1, x और y, क्योंकि z तो है नहीं, दो ही हमारे पास x और y, तो यहां पे लिखेंगे x और यहां पे लिखेंगे y। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहां पे देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारे पास इक्वेशन। जब x लिख रहे हो तो यहां से आप शुरू करोगे, कहां से, यहां से x वाले को छोड़ के, x वाले को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, x के बाद क्या आ रहा है, y, y के जो कोफिशिएंट है कौन, b1 और b2, तो वहां कहां पे लिखेंगे, यहां पे शुरू b1 और b2, x है तो x वाले को छोड़ के b1 और b2 लिखा, राइट। b1 b2 के बाद क्या आ रहा है, c1 और c2, फिर c1 और c2, साइकिल पूरा हो गया, फिर किसको लिखोगे आप, a1 और a2, और a1 और a2 के बाद फिर से वापस कौन आएगा, b1 और b2। ये चीज समझ में आ गई आपको, फिर से समझ लीजिए कि जब आप लिख रहे हो यहां पे x y z लिखिए, x के कोफिशिएंट को छोड़ दीजिए, कौन से, कहां से शुरू करेंगे, y के कोफिशिएंट से, b1 b2 यहां पे लिखेंगे ऐसे, फिर b1 b2 के बाद किसका नंबर आएगा, c1 c2 के बाद, तो c1 c2 कहां लिखेंगे, x और y के बीच में, और जो a1 a2 c1 c2 के बाद किस, फिर से साइकिल रिपीट कीजिए, c1 c2 के बाद कौन आएगा, a1 a2, वो कहां पे लिखेंगे, y और 1 के बीच में, और 1 के बाद क्या लिखेंगे, b1 b2, फिर से a1 a2 के बाद b1 b2, तो b1 b2 एक्चुअल में दो बार आ गया, खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x के नीचे ये दोनों लिखेंगे, तो क्या करेंगे, b1 c2 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिए b1 c2 माइनस c1 b2, यहाँ पे c1 a2 माइनस a1 c2, और यहाँ पे a1 b2 माइनस b1 a2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए x बाय, देखिए क्या हो रहा है, b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, y बाय, y के नीचे कौन आएगा, देखो x के नीचे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y के नीचे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप रिपीट करके जरूर देख सकते हैं वीडियो को, तो क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2, राइट। और यही इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब देखिए, अब इसको इसके इक्वल रखोगे तो x अपॉन दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको x की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी y को भूल जाइए कि y यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए x बाय b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल टू इतना आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 बाय ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। यही वैल्यू जो मैंने पहले निकाली थी। तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, इक्वेशन लिखी, ध्यान रखिए सबको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, इस इधर इक्वेशन आपने शिफ्ट की और इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले को छोड़ दीजिए, दिस इक्वल टू दिस, केवल इतना ध्यान दीजिए कि ये इसके इक्वल है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहां से y इक्वल टू हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 बाय a1 b2 1। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो नेगेटिव आ रखा है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों से कॉमन ले लीजिए, आपको यही मिलेगा, न्यूमरेटर में
अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2, और डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। तो सेम आंसर फिर से हमारे पास आ रहा है। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कि हम कैसे इसको यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। तो आई होप कि आपको प्रूफ भी समझ में आ गया होगा कि ये वेल प्रूव्ड है चीजें, और ये कोई प्रूव नहीं है, ये उसका शॉर्टकट है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें याद रखने में प्रॉब्लम होगी तो इसका शॉर्टकट है ये क्रॉस, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, अगेन आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे क्वेश्चंस कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।